दो गाड़ी देखो यहाँ पे खड़ी है, XUV और अपना XEV, ठीक है। तो हेडलाइट के मामले में आई रेटेड 10 आउट ऑफ 10। टाटा कर्व ईवी के लिए मैंने इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन अगले 45 डेज तक उनका कॉल ही नहीं आया। XUV 500 6 साल से थी, जिन्होंने मई ऑनवर्ड्स लिया था उनको 1.5 लाख की सब्सिडी मिली थी। रफली अराउंड 32 लाख में गाड़ी मेरे घर पे आ चुकी थी। 0 to 100 अराउंड 6 सेकंड्स में है। अगर आप अराउंड 100 पे चलाओगे तो 500 प्लस भी चलती है। अगर XUV 500 से सबसे बड़ा लीप है तो परफॉर्मेंस का। 20,000 किलोमीटर में मेरे पास आज तक ये नौबत नहीं आई कि मैं बैठ के ये देख सकूं। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद भी ये अपडेट उनका नहीं आया। ये जो है ये सिक्योर 360 रिकॉर्ड करने के लिए। स्पेशियस देखो भाई, लाइट देखो अंदर और स्पेस देखो। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड्स यू विल एवर हियर फॉर एनी कार। क्या हुआ? आज गाड़ी ने डिसाइड कर दिया कि वो बंद नहीं होगी। बैटरी की हेल्थ महिंद्रा अभी पब्लिकली रिवील नहीं कर रहा है। इंडिया में आज की डेट में ईवी ले सकते हो। 6-6 हज़ार किलोमीटर के रोड ट्रिप्स कर चुका हूँ, तो रास्ते में फंसता हूँ तो आप सबको पता लगेगा। पीछे से यहाँ पे देखो भाई, बहुत प्यार से चल रही है गाड़ी, मतलब। लेकिन अगर आप हाईवे पे 150 प्लस जाओगे तो 320 से कम हो जाएगी। पार्टी मोड। भाई देखो, ये गाड़ी मेरी XUV 700 यहाँ पे खड़ी है, पर आज इसकी बात नहीं करेंगे। आज करेंगे EV, इसका जो भाई है EV भाई, इसका जो इलेक्ट्रिक भाई है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ये गाड़ी अपने पास आज आ गई है। मैंने कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ओन नहीं किया, सो आई डोंट नो अबाउट इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। पर मेरे जो भाई उधर खड़े हैं ना, वो 6 महीने से चला रहे हैं और उनके पास पहले XUV 500 थी, तो वो प्रॉपर मूव किए हैं डीजल से EV। जो लोग अभी सोच रहे हो ना कि डीजल से जाओगे EV में, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी सही रहेगा। तो ये वीडियो देख लो। दो गाड़ी देखो यहाँ पे खड़ी है, XUV और अपना XEV, ठीक है। तो इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है ना, ये उसका फ्लैगशिप गाड़ी इधर खड़ी है, ठीक है। थैंक यू फॉर कमिंग टू माय चैनल ब्रो। Hey, hi everyone. My name is Abhinav and I've been owning this XUV 9e for around 6 months now and driven 20,000 kilometers so far. पहले बताइए कि ये गाड़ी कैसे आपके दिमाग में आई, क्योंकि मुझे इतना पता है आप चला रहे थे XUV 500 से पहले। तो आप बताइए कि इससे पहले क्या क्या गाड़ी चलाए थे और उसके बाद कैसे दिमाग में आया कि अपने को एक EV में जाना है, सीधा ट्रांजिशन करना है EV में। तो XUV 500 इससे पहले मेरी कार थी और उससे पहले मेरे पास एक 4th हैंड फोर्ड आइकॉन थी, जिसपे लिटरली मैंने चलाना सीखा था। 2016 में परचेज़ की थी। XUV 500 मैं 90,000 किलोमीटर चला दी थी और लगभग 5 साल में मुझे लगा कि अब अपग्रेड का टाइम आ गया। और उस समय मेरा सबसे पहला ऑप्शन था, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, XUV 700 AX7L। इनफैक्ट मैंने टेस्ट ड्राइव भी ली, गाड़ी बहुत पसंद आई, लेकिन मेरी रनिंग बहुत ही ज़्यादा हो रही थी। बहुत ही ज़्यादा का मतलब कि कई बार मुझे एक महीने में 3-3 हज़ार किलोमीटर ड्राइव करना पड़ रहा था। और लेकिन नॉर्मली नहीं भी तो 1500 से 2000 किलोमीटर मेरी एवरेज रनिंग हो रही थी, जो कि आपको पता है इस सेक्शन में, इस फ्यूल में वो बहुत ही एक्सपेंसिव जा रहा था। मेरा सिर्फ फ्यूल कॉस्ट 1 लाख तक पहुंच जा रहा था। मेरा ऑफिस मुंबई में है। आई हैव अ यंग फैमिली एट होम और मैं अभी मुंबई शिफ्ट नहीं करना चाहता था। तो मैं मेनली ऑफिस जब भी जाता हूं तो मैं घर से कम्यूट करके वापस सेम डे आता हूं। 2,500 से 3,000 रुपये एक राउंड ट्रिप का लग रहा था। तो EV सबसे पहले मैंने सोचा था कि मेरा एक ऑल्टरनेट व्हीकल होगा, और ये लॉन्च होने से पहले कर्व EV, नेक्सॉन 45 किलोवाट, ये सब ऑप्शंस मैं कंसीडर कर रहा था। दिसंबर में हम लोग गए थे कच्छ, गुजरात, XUV 500 लेके, और पूरे रास्ते में बस ये चेक कर रहा था कि सर चार्जिंग इंफ्रा कैसा है। और हम लोग बेबी के साथ थे तो हम लोग 3-4 घंटे में एक के बाद तो रुक ही रहे थे। ऑलमोस्ट हर जगह मुझे चार्जर्स दिखे। वापस आते ही जैसे मैंने न्यूज़ में देखा ये लॉन्च हुई थी, और इनफैक्ट 14 फरवरी को जब बुकिंग शुरू हुई 9 बजे मैंने खुद ही बुकिंग स्टार्ट कर दी थी, एंड आई वाज वन ऑफ द फर्स्ट वंस हु एक्चुअली गॉट इट डिलीवर्ड एज वेल। तो ये आपका स्टोरी है कि आप डीजल से EV में क्यों आए। देखिए, लुक्स बहुत ही सब्जेक्टिव मैटर है, लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि स्कोडा स्लाविया होगी या फिर अदर जो सेडान्स हो गए, काफ़ी अच्छा है। और उसके कंपेरिजन में इसका जो लुक्स वगैरह हैं, बहुत ज़्यादा स्पोर्टी नहीं है, बहुत ज़्यादा बल्कि नहीं है। लुक्स वाइज में जो महिंद्रा ने ट्विंस लॉन्च किए हैं BE6 और XUV 9e में, नो डाउट BE6 बहुत बेटर लुकिंग कार है, लेकिन यूटिलिटी वाइज मुझे उसमें थोड़ी कमियां लगी। उसका बूट स्पेस मेरी यूजेस के हिसाब से इनफ नहीं था, तो मैंने XUV 9e सेलेक्ट की। लुक्स मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, और जैसा मैं बोलता हूँ कि लुक्स बहुत सब्जेक्टिव है, बट फिर भी मुझे गाड़ी देखने में काफ़ी सुंदर लगती है। और जहाँ तक कि फीचर्स की बात है, तो राउंड अराउंड 360 कैमरा है, जो कि इस कार के साइज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको टाइट स्पेसेस में बिना उसके मैन्यूवर करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। इसके टायर्स कितने के दिए हैं? तो इसके टायर्स एक्चुअली स्टॉक टायर्स 19 है, लेकिन महिंद्रा ने बार बार अनाउंस किया था कि ऑफिशियल अपडेट 20 इंच तक का होगा, और मैंने उनको बोला भी था कि मेरी गाड़ी 20 इंच में अपडेट कर दें। लेकिन आज तक सितंबर हो चुका है,
आज तक उनके पास 20 इंच इसके अलॉय व्हील्स आए नहीं हैं, तो ये 20,000 किलोमीटर ऑलरेडी इन टायर्स पे चल चुकी है। टॉप मॉडल में 2 टायर्स आते हैं, गुडियर और एमआरएफ मार्कस। और मैं इसके बारे में, अगर आप टायर्स के बारे में पूछ रहे हैं, ये सॉफ्ट कंपाउंड टायर्स हैं, तो ये डिग्रेड बहुत जल्दी होते हैं। तो नॉर्मल जैसे मैंने XUV 500 के टायर्स 5 टायर ऑलमोस्ट 70,000 किलोमीटर चलाए थे, इसमें 40-45,000 से ऊपर पॉसिबल नहीं है। काफ़ी हद तक वो ड्राइविंग स्टाइल पे भी मैटर करता है, आप किस रोड्स पे चला रहे हो वो भी मैटर कर रहा है। मतलब इसका वेयर एंड टियर जल्दी होता है, इसका वेयर एंड टियर जल्दी से बॉल्ड होता ही है ना। यस यस। और ये बहुत ही सॉफ्ट कंपाउंड इसलिए है कि ताकि कैबिन की नॉइज़ बहुत कम रहे, जो कि बहुत ही मतलब इस कैबिन में मिनिमम नॉइज़ है। इवन अगर आप 80, 100, 120 तक भी चला रहे हो तो कैबिन नॉइज़ बहुत ही मिनिमम है। लेकिन उसका ट्रेड ऑफ ये है कि इसका टायर का वियर एंड टियर बहुत जल्दी होता है। और इसका आगे का हेडलाइट का थ्रो कैसे, थोड़ा सा बता देंगे? इसका थ्रो बहुत बेटर है और काफ़ी क्लियर भी है, इसका विज़न है। और वाइड LED लैंप्स हैं तो थोड़ा सा रात की विजिबिलिटी आपकी बहुत बेटर हो जाती है। कॉर्नरिंग हेडलैम्प्स जैसी बेसिक फंक्शनैलिटी डेफिनेटली है इस कार में। तो नाइट ड्राइविंग में मुझे कोई इशू नहीं हुआ। मेरी आदत हमेशा से यही है कि मैं ओवरनाइट ड्राइव करता हूँ जहाँ पे भी मुझे जाना है। तो हेडलाइट के मामले में आई रेट इट 10 आउट ऑफ 10। तो भाई आप ये भी बता दो कि इसके साथ साथ और कौन सी गाड़ी देख रहे थे EV गाड़ी में? तो मेरे पास कंटेंडर सिर्फ नेक्सॉन 45 प्राइम और टाटा कर्व EV थे। और टाटा कर्व EV के लिए मैंने इंटरेस्ट शो किया था, लेकिन अगले 45 डेज तक उनका कॉल ही नहीं आया। इतनी देर में मेरी गाड़ी बुक होके डिलीवर भी हो चुकी थी। एक बात मैं डेफिनेटली बोलूँगा कि मेरे लिए क्लियर डिसीजन यहाँ पे इसका तब आया जब इन्होंने मुझे कंफर्म हो गया था कि ये 400 किलोमीटर सिंगल चार्ज में प्रैक्टिकली चलेगी। ऑब्वियसली कंपनी क्लेम्ड कुछ 656 किलोमीटर है। कर्व EV का कितना रेंज है? कर्व EV का जो क्लेम रेंज है वो अराउंड 450 किलोमीटर का है, विच मीन्स कि रियल वर्ल्ड रेंज अराउंड 300 से 350 किलोमीटर अगर आप सेंसिबली ड्राइव करें तो। टाटा वाले अगर कॉल बैक नहीं करेंगे तो क्या ही करेंगे? अभी सेल्स सर्विस मतलब सुना तो है सर्विस खराब है, अभी सेल्स भी खराब है, ये नहीं पता था मुझे कि भाई कॉल बैक तो नहीं करते हैं। हाँ, तो एक्चुअली मेरे क्लोजेस्ट फ्रेंड के पास टाटा सफारी है। वन ऑफ द रीजंस कि मैं टाटा में जाना भी नहीं चाहता था क्योंकि उसका आफ्टर सेल्स एक्सपीरियंस बहुत बेकार रहा है। और महिंद्रा मेरे पास XUV 500 6 साल से थी। मैं यहीं पे अपने लोकल शोरूम में काफ़ी टाइम से उसकी सर्विसिंग करा रहा हूँ और मेरा एक्सपीरियंस उनसे बहुत बेटर रहा है। इसलिए मुझे आफ्टर सेल सर्विस के बारे में ज़्यादा सोचना भी नहीं पड़ा जब मैंने इस EV के लिए ऑप्ट किया। तो यही बता दो कि ये गाड़ी पूरी की स्टॉक है या फिर कुछ इसमें लगाया है आपने? जो भी एक्सेसरीज लिए हैं वो सारी अभी कंपनी प्रोवाइडेड ही हैं। तो साइड स्टेप जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरे घर में सीनियर सिटीजन्स हैं, काफ़ी हैंडी हो जाता है। और उससे भी ज़्यादा मैं ऑनेस्टली बताऊँगा, जो साइड का कीचड़ डोज पे ना दिखे उस चक्कर में मुझे साइड स्टेप XUV 500 में भी बहुत ज़रूरी थे और इसमें भी मैंने लिया। उसके अलावा मड गार्ड ही है और कुछ भी उसके अलावा एडिशनल नहीं है एक्सेप्ट फॉर दो 70 फुट मैट्स अंदर इंस्टॉल्ड है। ओके, तो ये टोटल सब कुछ मिला के आपको कितने में आ गया गाड़ी? और आप बता दीजिए थोड़ा सा अगर डिस्काउंट मिला है या फिर कुछ बेनिफिट मिला है EV लेने का। ओके, तो मैंने मार्च में ली थी तो उस समय महाराष्ट्र ने EV सब्सिडी स्टार्ट नहीं की थी। जिन्होंने मई ऑनवर्ड्स लिया था उनको 1.5 लाख की सब्सिडी मिली थी। लेकिन मैंने गाड़ी मार्च में ही ले ली थी तो सब्सिडी उस समय एप्लीकेबल नहीं थी। डिस्काउंट का तो सवाल ही पैदा नहीं होता क्योंकि मैं बिल्कुल डे 1 पे बुक करने वाला था। तो एक्सेसरीज भी ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे शायद थोड़ी नॉर्मल प्राइजेस से ज़्यादा महंगी पड़ी क्योंकि मुझे सब कुछ प्रायोरिटी पे डे 1 पे चाहिए था। और टोटल ऑन रोड कॉस्ट अराउंड पड़ी थी इसकी 32 लैक्स, जिसमें से 30.5 लाख एक्स शोरूम था प्लस इंश्योरेंस प्लस एक्सेसरीज। रफली अराउंड 32 लैक्स में गाड़ी मेरे घर पे आ चुकी थी, तो इंक्लूडिंग द चार्जर कॉस्ट। तो इसमें भाई अपना जैसे एड्रीनॉक्स आता है, यहाँ पे भी आता है एड्रीनॉक्स? इसमें माया करके एक सॉफ्टवेयर है, तो वो एड्रीनॉक्स जैसा ही है बट इन्होंने ज़्यादा EV सेंट्रिक बनाया है और वो काफ़ी फीचर लोडेड है, जो कि मेनली एक स्मार्ट काइंड ऑफ ए स्मार्ट कार में कन्वर्ट करता है। तो इसमें ADAS वगैरह वो तो होगा ना? इसमें ADAS लेवल 2 प्लस है। इसमें आई गेस AX7L में ADAS लेवल 2 है। हाँ, तो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, इमरजेंसी ब्रेकिंग, कोलिजन डिटेक्शन, स्टीयरिंग अलर्ट, कार स्टार्ट अलर्ट, काफ़ी अच्छे इंट्रिकेट फीचर्स हैं जो कि बहुत ही अच्छी तरह फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, फीचर्स के बारे में थोड़ा अंदर बैठ के बात करेंगे। उसके पहले तो ये देखो 32 लाख में तो टोटल जो है इसका कॉस्ट वो है 32 लाख। ऑन रोड आ गई थी भाई को। और इसके साथ साथ जो भी गाड़ियाँ देख रहे थे भाई ने, तो वो देखो एक तो टाटा कर्व थी, तब वो टाटा हैरियर आई नहीं थी EV। अगर टाटा हैरियर आई होती तो वुड यू हैव कंसिडर्ड टाटा हैरियर EV? नॉट जस्ट फॉर आफ्टर सेल्स, मेरा नंबर 1 कंसर्न वो रहता क्योंकि आफ्टर सेल्स का इशू है। बट उसका सेकंड, अगर मैं अभी भी दोनों के फीचर्स को कंपेयर करूं, दोनों में 79 किलोवाट बैटरी और 59 किलोवाट बैटरी का ऑप्शन आता है। बट ये 180 किलोवाट का चार्जर सपोर्ट करती है। टाटा हैरियर में आई गेस वो 120 किलोवाट तक ही लिमिटेड है। और दूसरा, उनकी क्लेम रेंज अभी भी कम है। अगर मेरी रेगुलर रनिंग में 4x4 बहुत ज़रूरी होता तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करता। बट अदरवाइज फीचर्स के मामले में या परफॉर्मेंस के मामले में
ये मुझे स्लाइटली बेटर लगती है। अब शायद मैं ऑन करता हूँ इसलिए मैं थोड़ा बायस्ड हूँ, बट ऑनेस्टली जितना भी मैंने अभी तक देखा है पढ़ा है, आई फील है कि फीचर्स वाइज XUV9 स्टिल द बेटर कार आउट ऑफ द टू। हमको यही बता दो कि इसकी पावर टोटल कितनी पावर निकालती है, मोटर कितने क्या है, और रेंज जो आपने देखा है आज तक, मतलब अभी तक जो ओवरऑल थोड़ा मोटा मोटी बता दीजिए, डिटेल में बात करेंगे बाद में। सो इसका जो मोटर है वो 282 न्यूटन मीटर टॉर्क का है। आज तक मैंने गाड़ी रेस मोड में बहुत ही कम ड्राइव की है, 0 to 100 अराउंड 6 सेकंड्स में है, जो कि मतलब प्रीमियम आइस व्हीकल्स की रेंज में चला जाता है। और इसका जो रेगुलर रेंज मोड है या एवरीडे मोड भी है, उसमें भी 0 to 100 या अराउंड 10 सेकंड्स में चली जाती है। इंडिया की रोड्स के लिए वो काइंड ऑफ बहुत है। रेंज का आप काफ़ी हद तक आपके ड्राइविंग पैटर्न से बहुत ज़्यादा लेना देना है कि आप ड्राइव कैसे कर रहे हो। ये नहीं कि आप तेज़ कर रहे हो या स्लो कर रहे हो, लेकिन आप एक्सेलरेट कितनी जल्दी कर रहे हो, सारा उस पे है। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने जब ये अराउंड 150-160 की स्पीड्स पे चलाई है तो गाड़ी अराउंड 300 से 310 किलोमीटर चलती है। लेकिन अगर आप उसको सेंसिबल ह्यूमन की तरह अराउंड 90 to 110 तक चलाओगे तो गाड़ी आपकी 450 प्लस 480 प्लस, इनफैक्ट अगर आप अराउंड 100 पे चलाओगे तो 500 प्लस भी चलती है, इवन सिटीज़ में और हाईवेज़ में भी। ठीक है भाई, चलो ठीक है, अंदर बैठ के देख लेते हैं अंदर से कैसा रहता है इसका इंटीरियर, कितनी लग्जरियस रहती है, क्या फीचर्स हैं और क्या क्या फीचर्स मिसिंग है, वो सब देख लेते हैं अंदर बैठ के। सेम गाड़ी की डोर हैंडल देखो अपने जैसे XUV में, यहाँ पे भी वही है, ठीक है। और यहाँ पे भी उसका मेमोरी सीट होगा, मेमोरी सीट का जितना XUV में दिया हुआ है वो सेम यहाँ पे है। तो बाकी देखो साइड से दिखती है ना, पूरा XUV700 ही है, ठीक है। देखो ये अंदर से ऐसी दिखती है अपनी 3 कनेक्टेड स्क्रीन। यहाँ पे आगे एक थर्ड स्क्रीन जो कि सिर्फ पैसेंजर के लिए। तो यहाँ पे देखो भाई MID में देखो सामने बहुत ही क्लियर है। इसमें काफ़ी सेटिंग्स हैं, जैसे जब आप मेन्यू दबाएंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस आ जाते हैं। ड्राइव असिस्ट जिसमें इसका ADAS L2 प्लस लगा सकते हो, नेविगेशन जिसमें आप मैप सीधा वहाँ पे शो कर सकते हो, जैसे अगर घर बच्चे सो रहे हैं तो आपको स्क्रीन बंद करके सीधा नेविगेशन उस मैप पे स्विच कर सकते हो। और उसके बाद एनालिटिक्स में आपकी ट्रिप हिस्ट्री वगैरह आ जाती है। ये वॉल्यूम का है, ये ADAS का स्पीड कंट्रोल का है। ये इल्यूमिनेट करता है ना? यस, ये अभी शायद दिन में दिख नहीं रहा, लेकिन ये इल्यूमिनेटेड। ओके भाई, अभी हमको बताओ कि सबसे बेस्ट फीचर अपनी ये गाड़ी में, ठीक है। इससे पहले तो आप XUV500 चला रहे थे, तो वहाँ से यहाँ तक का जंप तो एक मतलब बहुत ही ऐसा बिग लीप फॉरवर्ड, राइट? तो कैसा, मतलब कौन सा फीचर ऐसा है जो कि सबसे बेस्ट लगता है अपने XUV9 में? अगर मैं फीचर की बात करूं, मतलब आई नो आप फीचर के बारे में पूछ रहे हैं, बट ऑनेस्टली मैं परफॉर्मेंस पे जाऊंगा। अगर XUV500 से सबसे बड़ा लीप है तो परफॉर्मेंस का। XUV500 मैंने बहुत तसल्ली से चलाई, अराउंड 95,000 किलोमीटर 5 साल में चलाई है, इंक्लूडिंग कोविड ईयर्स। उसका जो पिकअप था, जो थ्रस्ट था, जो कंट्रोल था गाड़ी का, इसमें वो बहुत बेटर फील होता है। और मुझे उस गाड़ी से बहुत प्यार था। XUV500 मैंने अभी रिसेंटली बेच भी दी वो, क्योंकि ये मेरी प्राइमरी कार बन गई थी। लेकिन जो मेन इसकी परफॉर्मेंस है वो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। सेकंड, ADAS L2 प्लस, मतलब मैं ऑलमोस्ट 8-9 साल से ड्राइव कर रहा हूँ, तो मैं फिर भी यूज़ करता हूँ। लेकिन जैसे मेरी वाइफ ने अभी अभी ड्राइविंग करना सीखा है, तो उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देता है। अब वो अकेले भी काफ़ी ड्राइव कर चुकी हैं, अराउंड 1500 से 2000 किलोमीटर वो गाड़ी ड्राइव कर चुकी हैं। तो जो सेफ्टी आपको फील होती है गाड़ी में कि आपको कोलिजन नहीं होगा, इमरजेंसी ब्रेकिंग लग जाएगी, तो उस चीज़ के बारे में मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो ADAS L2 प्लस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स दैट आई स्टिल कंसीडर आफ्टर परफॉर्मेंस। स्टीयरिंग वार्निंग रहता है, जिसमें अगर आप गाड़ी सामने से हिट हो रही है तो गाड़ी लेफ्ट टर्न हो जाएगी या राइट कर लेगी। यस। उसके कई मोड्स हैं, मतलब असिस्ट है, वार्निंग है, लेकिन मैंने सब कुछ अभी असिस्ट पे रखा हुआ है, क्योंकि सिर्फ मैं नहीं चलाता हूँ, मेरी वाइफ भी गाड़ी चलाती है। और मुझे आज तक वो बहुत ज़्यादा इंट्रूडिंग नहीं लगा है। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रैफिक में सडनली गाड़ी टर्न हो रही है, हल्का सा वो जर्क देती है, अगर आप उसको फिजिकली वापस अपनी ट्रैक पे ले आते हैं तो गाड़ी वापस आ भी जाती है। ओके, तो ये 2 प्लस जो लेवल 2 प्लस है उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ये सारे हैं। बाकी लेन कीपर असिस्ट कैसा काम करता है? मतलब XUV700 में बताऊंगा तो काम करती है, अगर लेन मार्किंग्स अच्छी रहती है ना तो काम कर जाती है। तो यहाँ पे इसको कभी पूरा यूटिलाइज किया है लेन कीपर असिस्ट को? लेन कीपर असिस्ट जैसे पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेन मार्किंग काफ़ी अच्छी ही है, तो उसी पे ज़्यादा यूज़ हो पाता है। जब लेन मार्किंग ही नहीं है तो लेन कीपर असिस्ट किसी काम का नहीं हो पाता, क्योंकि वो फिर लिम्बो में चला जाता है और वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। कि जितने भी ADAS फीचर में है सबसे यूजफुल फीचर कौन सा लगता है, जो लगता है कि बहुत ही प्रैक्टिकल है और बहुत यूजफुल होती है, रोज़ इसको यूज़ कर सकते हो? मेनली जो इसका अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल है वो ट्रैफिक जाम में स्टार्ट और स्टॉप में बहुत अच्छा है। एग्जैक्टली करेक्ट। तो उसको मैं 30 या 40 किलोमीटर की स्पीड पे चला के गाड़ी खड़ी करके छोड़ देता हूँ। जैसे जैसे गाड़ियाँ मूव होती हैं ये गाड़ी अपने आप मूव हो जाती है। XUV500 मेरे पास मैनुअल थी, तो माई लेग थैंक्स मी
क्योंकि मुझे लगा था उसको क्लच को दबा के नहीं रखना पड़ता। आप खुद XUV700 चलाते तो आपको पता है कि उसका क्लच काफ़ी डीप जाता है। ये जो सेंट्रल कंसोल है वो ऑलमोस्ट 700 जैसा ही है। अच्छा, ओह, हाँ ओके, ये भी है, ये पूरा सेम है। अच्छा, आई थिंक यहाँ पे 2 दिया है क्योंकि मेरा मैनुअल हैंड ब्रेक है और मैनुअल है ना, तो इसीलिए एक ही कप होल्डर है। ओके ओके। ये थर्ड स्क्रीन के बारे में आपने बहुत कुछ देखा होगा। इसमें आपके पास यूट्यूब, हॉटस्टार, प्राइम, ये सब चलता है और स्क्रीन की क्वालिटी बहुत अच्छी है। हम लोग अभी ऑलमोस्ट सनलाइट में बैठे हैं, लेकिन फिर भी अगर मैं स्क्रीन आपको प्ले करके दिखाऊं तो काफ़ी अच्छी है। और सिर्फ ये नहीं, आप इसको अच्छा इधर भी चला सकते हैं। हाँ, जब आप गाड़ी पार्क हो तो इसको थिएटर मोड बोलते हैं। ओके। आप इन दोनों स्क्रीन के साथ पीछे अगर आपने अपनी सीट के पीछे माउंट पे भी कोई अपनी भी स्क्रीन लगाती है तो उसको भी आप सिंक कर सकते हैं। उसको BYOD करके महिंद्रा ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया है। और जनरली ये उन सिचुएशन में है जब आपको गाड़ी चार्ज करनी हो और आपके पास कुछ करने का ना हो। 20,000 किलोमीटर में मेरे पास आज तक ये नौबत नहीं आई कि मैं बैठ के ये देख सकूं, एक्सेप्ट फॉर वन टाइम जब मतलब वाइफ को कुछ ऑफिस का काम था और मैं उनकी पार्किंग में वेट कर रहा था। तो ये थिएटर मोड में आप मूवीज़, शोज़, यूट्यूब कुछ भी देख सकते हैं। इनफैक्ट आप जूम कॉल्स और टीम कॉल्स भी अटेंड कर सकते हैं। ये तो काफी वर्किंग सही लोग जूम कॉल से मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये आप अगर देखेंगे तो ये यहाँ का सेल्फी कैमरा है जिससे आप कॉल्स अटेंड कर सकते हैं। इसमें आपके पास एक और आइडेंटिटी फीचर करके होता है जिसमें अगर आपकी आंखें बंद हो रही हैं या आप रोड पे ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो आपको स्क्रीन पे वार्निंग आ जाती है और अगर आप उस वार्निंग को रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो गाड़ी धीरे धीरे स्लो होकर रुक जाएगी। जैसे कि ड्राउजीनेस अलर्ट हो गया या फिर अटेंशन, अगर आपका अटेंशन रोड पे नहीं है, आईज आपकी रोड पे नहीं है। और ये काफ़ी एक्यूरेट है। थोड़े फॉल्स अलर्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे कि अगर आप कान में इचिंग भी करोगे तो आपको बोलेगा कि प्लीज़ डोंट यूज़ मोबाइल, बट स्टिल मैं बोलूँगा कि अराउंड 80 to 85% एक्यूरेसी है, जो कि स्पेशली नाइट ड्राइवर्स को, मेरे जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा यूज़फुल लगती है। क्योंकि कई बार आपको खुद रियलाइज़ होता है कि शायद आप थोड़ी देर गाड़ी रोक के रेस्ट कर लेना चाहिए। ये रीजन कंट्रोल बटन है। रीजन खुद में एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बट मेनली आपकी गाड़ी कितना एनर्जी प्रोड्यूस करे जब आप ब्रेक लगा रहे हो तो रीजन आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। और कितनी अग्रेसिव ब्रेकिंग करनी है वो आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। ये मतलब हमें एक फील देता है, जैसे पैडल शिफ्टर जैसे देते हैं ना, तो वो वाला फील देता है यहाँ पे कि हाँ आप पैडल शिफ्टर बटन। बट ऐसा नहीं है कि इसको आप दबाओगे तो आपको सडनली वो थ्रस्ट आएगा। वो थ्रस्ट आने के लिए आप इसका ड्राइविंग मोड चेंज कर सकते हो। मेनली 4 ड्राइविंग मोड्स हैं, डिफॉल्ट, रेंज, एवरीडे और रेस। तो डिफ़ॉल्ट जो इसका बाय डिफ़ॉल्ट मोड है वो मेनली उसका एक्सेलरेशन पूरा लीनियर है, एक नॉर्मल आईस गाड़ियों का जितना होता है। मतलब कि आपको सडन एक्सेलरेशन या थ्रस्ट नहीं मिलता है और आप नॉर्मल जैसे सिटी ट्रैफिक में चला रहे हो तो डिफ़ॉल्ट सबसे सूटेबल है। रेंज जो हाईवेज़ के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, उसमें एक्सेलरेशन अच्छी है और टॉप स्पीड 154 km/h पे कैप्ड है। और तीसरा है एवरीडे, अगर आपको थोड़ा एड्रेनलिन रश चाहिए तो एवरीडे मोड में काफ़ी अच्छी एक्सेलरेशन है, जो पावर आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है। और चौथा है रेस, जो कि ऑनेस्टली मैंने आज तक सिर्फ एक बार थोड़ा सा यूज़ किया है क्योंकि उस पर एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा शार्प है। मतलब उसकी और उस पर टॉप स्पीड 202 km पे लॉक्ड है। ओके, तो इसका एक्सेलरेशन कितना 0 to 100 में आपने किया है? रेस मोड पे अराउंड 6 सेकंड्स, 5.9 सेकंड्स टू बी प्रिसाइज। ये तो हो गया सारे फीचर्स, अच्छे फीचर्स। अभी कुछ ऐसा बताइए फीचर्स जो कि आपको लगा कि मतलब गिमिक है, या फिर ऐसा है कि यूज़ नहीं आती बस ऐसे ही दे दिया, या फिर कुछ ऐसा फीचर जो देना चाहिए था 30-32 लाख की गाड़ी में। पावर कंट्रोल्स ड्राइवर सीट्स, अगर आप 32 लाख की गाड़ी में जब आपने राइट साइड पे पावर कंट्रोल ड्राइवर सीट्स पैसेंजर में नहीं है। हाँ, वो पैसेंजर में नहीं है, जो कि मतलब बहुत ही छोटी कॉस्ट है। लेकिन वो बहुत ही एक लग्जरी फील दे देता अगर आप ये दे देते। वेंटिलेटेड सीट्स मेरे को हमेशा से गिमिक लगती है, लेकिन उससे भी बड़ा गिमिक मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप कैमरा थोड़ा सा ऊपर करेंगे तो शायद आपको 0 दिखाई दे रहा होगा ऊपर स्क्रीन पे। HUD है। हाँ, HUD में, जिसको हम बोलते हैं विजन एक्स। ये मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग जब मैंने गाड़ी ली थी मुझे लगा सबसे बड़ा गिमिक फीचर है, बट मैं आपको बता नहीं सकता ये इतना यूज़फुल फीचर है क्योंकि आपको बिना गाड़ी से ध्यान हटाए हुए, बिना ड्राइविंग से ध्यान हटाए हुए, आप अपनी डायरेक्शन, सॉन्ग, बैटरी, रेंज पेंडिंग, नेक्स्ट चार्जर कहाँ पे है, नेक्स्ट स्टॉप कहाँ पे, सब कुछ चेक कर सकते हैं अपने हट पे। कैमरा उसको अच्छी तरह कैप्चर नहीं कर पा रहा, बट ड्राइवर बहुत अच्छी तरह देख पाता है। तो उसकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन जो महिंद्रा ने की है आई थिंक इज हाईली अप्रिशिएबल। और गिमिक फीचर के बारे में एक मैं बोलूँगा महिंद्रा की एग्जीक्यूशन मिस्टेक इज सिक्योर 360। मैं आपको उसका एग्जांपल दिखाता हूँ। महिंद्रा के ने बहुत ही अच्छा 360 कैमरा दिया है और आइडियली कुछ भी क्रैश इन्वेस्टिगेशन या कुछ भी ऐसा होता है तो ये अपने आप रिकॉर्ड करना चाहिए। ऑलमोस्ट 6 महीने बाद भी ये अपडेट उनका नहीं आया है। उनका जो स्टोर होने का
पॉलिसी है पीछे किसी को समझ नहीं आया, वो अभी तक प्रॉपर्ली इंप्लीमेंटेड नहीं है। कैमरा क्वालिटी से मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। दिन में, रात में, बारिश में कुछ सेंसर्स ऑब्वियसली थोड़े से दिक्कत देते हैं, वो भी मेरे लिए कीचड़ के कारण, पानी के कारण नहीं, बट अदरवाइज कैमरा क्वालिटी से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। 360 परफॉर्मेंस से मैं काफ़ी सेटिस्फाइड हूँ। टाटा ने बहुत ही अच्छी तरह मार्केट किया था 540 डिग्री कैमरा, इस कार में भी वो फीचर है, बट महिंद्रा ने वो मार्केट तक नहीं किया। तो अगर आप इसमें जाके इसको हटा देते हैं तो ये नीचे का भी दिखाने लगता है, और आप गाड़ी जैसे आगे या पीछे मूव करोगे तो आपके फ्लोर के नीचे है वो भी आपको दिखता है। एसी का कूलिंग वगैरह कैसा रहता है इसका? महिंद्रा, आप भी महिंद्रा यूज़ कर रहे हो, महिंद्रा के एसी से कभी शिकायत नहीं होती, और मुझे एसी से किसी तरह की कोई शिकायत नहीं। मैं लगातार 22 से 24 के बीच में टेम्परेचर रख के 1 या 2 पे फैन पे, इवन पुणे की समझ में मेरा अच्छी तरह काम चल जाता है। रिमोट क्लाइमेट कंट्रोल के थ्रू अराउंड 5 से 7 मिनट में गाड़ी अगर धूप में भी खड़ी हो तब भी आराम से ठंडी हो जाती है। और यहाँ पे उन्होंने एक बहुत ही अच्छा वायरलेस चार्जिंग पैड दिया है, जो कि लॉन्ग ट्रिप्स में बहुत ही हैंडी हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग काम करती है अच्छे से? यस, बिल्कुल। मेरे वाइफ के पास iPhone 16 Pro है, अराउंड 3 घंटे में, जब मतलब जो कि नॉर्मल एक ट्रिप का है, 0 से 100 तक वो फ़ोन चार्ज हो जाता है, तो वो काफ़ी अच्छी तरह काम करती है। ये टच स्क्रीन कभी दिक्कत नहीं करती कि? इनिशियली थोड़ा सा इशू आया था, बट ऑनेस्टली बताऊंगा तो आई गेस थोड़ा सा लर्निंग कर्व है कि आपको बटन ऐसे प्रेस नहीं करना है, बस सिंपली एक उंगली रखनी है एंड देन आप उसको इनेबल या डिसेबल कर सकते हो। मुझे पर्सनली कैपेसिटिव टच आई एम नॉट अ फैन, बट ठीक है, आई थिंक दिस इज वेयर द फ्यूचर इज गोइंग, तो ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। आई वुड स्टिल प्रेफर फिजिकल बटन के मामले में ये कंसोल आई थिंक महिंद्रा का लाइफ सेवर है। ये जो है ये सिक्योर 360 रिकॉर्ड करने के लिए अगर आप चाहें तो आप एडिशनल पेन ड्राइव लगा सकते हैं, बट स्टिल मेरी ग्राइप है कि दिस स्टिल डजंट वर्क एज वेल एज इट इज़ मार्केटेड। तो इसलिए आपने एक्स्ट्रा ये हाँ, इसलिए मैंने, और मैं ऑनेस्टली बताऊंगा ये मैंने इसके लिए ख़रीदा नहीं, मेरे पास XUV500 में था, वो गाड़ी मैंने बेची तो सेम कैमरा मैंने उठा के इसमें लगा दिया। तो पीछे अभी चलते हैं, बैठ के देखते हैं पीछे का स्पेस कैसा है। देखो यहाँ से ऊपर का डोर हैंडल ऊपर से ऐसा है, ठीक है। XUV700 में जो यहाँ पे होता है, बस इतना ही डिफरेंस है कि यहाँ ऊपर से निकालना पड़ता है इसको। और देखो अंदर में ईजिली घुस गया, ठीक है। और ये पैनोरामिक सनरूफ इसके लिए काफ़ी तगड़ी, यहाँ पे पूरा स्पेशियस, देखो भाई लाइट देखो अंदर और स्पेस देखो पीछे। आप कभी बैठे हो यहाँ पे कोई आगे गाड़ी? यस, मतलब आजकल मुझे काफ़ी बैठना पड़ता है क्योंकि वाइफ ने चलाना सीख लिया है, और मैं पीछे कार सीट भी पड़ी है, तो बेबी जनरली कार सीट में होता है, मैं साइड में यहाँ पे बैठता हूँ। तो यहाँ पे आप एक BYOD माउंट इंस्टॉल करके सारे कंट्रोल्स जो आपके स्क्रीन पे हैं रख सकते हो। मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है तो मैं नहीं चाहता यहाँ पे एक स्क्रीन इंस्टॉल करूँ, लेकिन वो महिंद्रा ने बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है। मेरे कई फ्रेंड्स यूज़ भी कर रहे हैं और वो काफ़ी स्मूथ भी है, उसका जो इंटरफेस है, मैंने फ़ोन से यूज़ किया। यहाँ पे भी एक वायरलेस चार्जिंग पैड है मोबाइल के लिए, यहाँ पे दोनों साइड पे Type-C 65 वॉट्स है, जिससे मैंने लैपटॉप तक चार्ज किया। और ये मैग्नेटिक शेड्स जो हैं दैट मेक्स योर लाइफ वेरी इजी, स्पेशली जो हॉट क्लाइमेट्स में रहते हैं। ये आफ्टर मार्केट मतलब लगाया? नहीं, ये स्टॉक है। तो ये स्टॉक है। आगे का लगाया ये एक्सेसरीज में, सामने के सनशेड्स थे वो एक्सेसरीज में है, वो मुझे XUV500 से आदत है तो मैंने सेम लगाया था। इसमें तो ऑलमोस्ट 50% उन्होंने कवर ही नहीं किया, लेकिन जो XUV500 में कम्प्लीटली कवर था, तो आई मिस दैट। लेकिन अभी इतना ही आ रहा है, मैंने भी इतना ही लगाया। आई थिंक वो गवर्नमेंट मैंडेट है, तो दे कांट डू मच। ये एक्चुअली 5 सीटर ही है ना? हाँ, ये 5 सीटर ही है। पीछे का बूट स्पेस कितना होगा? आई गेस इसका पीछे का बूट स्पेस 650 लीटर प्लस अराउंड 165 लीटर्स फ्रंट में। और रात को ये मून रूफ बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लाइट वाइट देख रखा है। हाँ, ये पूरा लाइट्स है, लेकिन ये दिन में नहीं दिखाई देता। मेरा हाइट देखो 5'8", 5'9" है, तो मुझे काफ़ी स्पेस देखो, नी स्पेस तो मेरा काफ़ी। और ये सीट बहुत पीछे है, बहुत पीछे है, मतलब प्रॉपर ड्राइविंग पोजीशन में है, यहाँ से फिर भी इतना स्पेस मिल रहा है। आपको भी इतना स्पेस यहाँ पे आपका स्पेस मिल रहा है। और ये भी इंक्लाइन हो सकता है, ऑब्वियसली मिडल रो जो है वो इंक्लाइनेबल है, तो विच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब वो कई सिनेरियोज में बहुत ज़्यादा ये बीच में सेंट्रल आर्म यहाँ पे आराम से 2 कप होल्डर दे दिया है। बस मेरी ग्राइप ये है कि वाइट सीट्स मेंटेन करना बहुत मुश्किल काम है, पर वाइट के लिए बहुत ज़्यादा स्पेसेस लगता है मुझे, तो वाइट वाला थोड़ा ज़्यादा पसंद है। पर्सनल प्रेफरेंस, आई गेस आपका बच्चा है तो बच्चे जब तबाही मचाते हैं तो आपको ये लगता है कि शायद वाइट नहीं होता तो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाता। और इसका साउंड सिस्टम कैसा है? स्पीकर कितने दिया है, किस कंपनी का दिया है? दिस इज वन ऑफ द बेस्ट साउंड्स यू विल एवर हियर फॉर एनी कार। मैं अभी आप चाहो तो आई विल शो यू अ डेमो। इसमें
इसमें 16 स्पीकर सेटअप है। इसकी इक्वलाइजर सेटिंग्स इससे बहुत बेटर हो सकती थी। कई फीचर्स हैं इसमें, एक थिएटर मोड है, सराउंड साउंड है उसमें, और ओपेरा मोड है, तो काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी आपको मिलती है इसमें। जब आप रियर सीट पे बैठें, फ्रंट सीट पे बैठें या फिर को पैसेंजर सीट पे बैठें। मैं आपको बताऊंगा, अगर आप जैसे आप पीछे देखोगे तो गाड़ी का कूपेश डिज़ाइन है। करेक्ट। तो रियर व्यू मिरर्स के बिना गाड़ी कैसे चलानी है ये मैंने इसमें आके सीखा है। आपका IRVM ज़्यादा काम का है नहीं। जो बूट इसकी है वो है अराउंड 600 लीटर्स। ये काफ़ी तगड़ी जगह भाई, इलेक्ट्रिक बूट। इसमें आप 2-3 लेवल एडजस्ट कर सकते हो। मेरा लेवल 1 पे है क्योंकि कई बार पार्किंग में ऊपर लगने का डर रहता है, लेकिन फिर भी आप इसको और ऊपर लिफ्ट कर सकते हैं। एंड बूट स्पेस, मुझे B6 की जगह ये लेने का सबसे बड़ा रीज़न था कि मुझे बूट में काफ़ी स्पेस चाहिए थी, क्योंकि मेरा जनरली एक बेबी स्ट्रोलर रहता है इसमें। कार सीट तो आगे लगी होती है, अभी हमने शूट के कारण इसको पीछे रखा है। और जो जेस्चर अनलॉक है ऑनेस्टली काफ़ी यूज़ होता है, स्पेशली जब आपके हाथ भरे हुए हों। हाँ, पर काफ़ी टाइम काम नहीं करता, वो तो पता है। मैंने बहुत वीडियो देखा है भाई, काम नहीं करती बहुत। अरे कुछ तो गड़बड़ है, क्या होगा? इतना नहीं होता है, मैं स्लो कर रहा था इसलिए। अच्छा हाँ। गाड़ी की गलती नहीं है भाई, कुछ भी हो जाए गलती हमारी है, गाड़ी की नहीं हो सकती। नहीं, अभी मैं दोबारा करता हूँ। हो गया, एक बार में कीजिए। नहीं हो रहा, ठीक है। आज गाड़ी ने डिसाइड कर दिया कि वो बंद नहीं होगी। नहीं तो आपका दूसरा ऑप्शन है ये बटन। बटन तो है ही एक, चलो इलेक्ट्रिक बूट तो है, अंडर द हुड बस इतना ही है, और कुछ नहीं, इंजन नहीं मिलेगा यहाँ पे। मेनली आपको इसमें टोइंग केबल रखता हूँ मैं, इमरजेंसीज के लिए, किसी और को ज़रूरत पड़ जाए तो। ओके, तो ये स्पेस जितना है काफ़ी चीज़ें रह जाएगी ना यहाँ पे तो बहुत। हाँ, इसमें 2-3 बैग्स आ जाते हैं, बड़ा बैग भी आ जाता है, और इनफैक्ट सिर्फ इतना ही नहीं है, इसके भी अंदर है। अच्छा, चलो ये तो हो गई टोटल रिव्यू। देखो अपना फीचर्स अंदर से बाहर से गाड़ी कैसे दिखती है, ठीक है। गाड़ी का बहुत सारे फीचर्स, देखो अभी जितने फीचर्स के बारे में बात किए ना उससे काफ़ी ज़्यादा और फीचर मिल जाएंगे, पर जितने इंपॉर्टेंट फीचर्स सब उसके बारे में बात कर लिया आपने। बूट स्पेस देख लिया, अंदर से स्पेस देख लिया, बहुत स्पेशियस गाड़ी है, ठीक है। इसकी अलग कलर आती है अंदर से इंटीरियर जो XUV9e का सिर्फ वाइट में अवेलेबल है। B6 में पहले उन्होंने ग्रेइश लॉन्च किया था, अभी रिसेंटली एक लिमिटेड एडिशन बैटमैन हुई लॉन्च की है जिसमें सब कुछ ब्लैक है। इसमें सिर्फ वाइट अवेलेबल है अभी, बाकी सारे कलर में अंदर का वाइट है। यस यस, ओके। XUV9e के सारे कलर्स में अंदर की सीट्स वाइट है। देखो मेरा डीजल गाड़ी है, मेरे को पता है सर्विसिंग कैसे होती है, कितनी टाइम में होती है, पर ईवी के बारे में बिल्कुल पता नहीं है, ठीक है। तो ईवी का पहले पता कर लेते हैं कि सर्विसिंग कितने में होती है, फर्स्ट सर्विसिंग कैसा होता है, कितने फ्री रहता है, ठीक है, और गाड़ी कितनी चल चुकी है, और इसका रनिंग कॉस्ट कितना आता है, और इनका जो आपका जो रेंज निकालते हैं इसके बारे में बात कर लेते हैं। भाई का भी एक चैनल है जहाँ पे अपने खुद का वो कंटेंट डालते हैं XUV9e के बारे में। जिनको जानना है ना, प्रॉपर डिटेल में जानना है, जाके भाई का चैनल सब्सक्राइब कर लो, XEVperience करके। XEVperience क्या है बता दीजिए, आप बता दीजिए। यूट्यूब पे XUVperience करके चैनल है, मेनली ईवी के बारे में है वो पूरा, और ज़्यादातर फोकस अभी महिंद्रा के जो दोनों बॉर्न ईवीज हैं XUV और B6 उसके बारे में। तो रेंज से रिलेटेड, सर्विसिंग से रिलेटेड जो भी डिटेल क्वेश्चंस है सब कुछ आपको उस चैनल पे मिल जाएगा। जाके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो भाई अभी बात करते हैं कि गाड़ी की सर्विसिंग, ठीक है। तो कैसा रहता है फर्स्ट सर्विसिंग? जैसे कि हमको पता है सब पेट्रोल डीजल में कि 1000 किलोमीटर में होता है, फ्री होता है, 5 सर्विसिंग फ्री रहता है। आपका क्या रहता है ऐसे? ऑनेस्टली इन गाड़ियों को इतनी सर्विसिंग की ज़रूरत नहीं होती, बट अभी जो महिंद्रा ने शेड्यूल रिलीज़ किया है वो सेम है जैसा कि डीजल गाड़ी का होता है। 2000 किलोमीटर, 10,000, 20,000, हर 10,000 किलोमीटर पे। पहली 2 सर्विसिंग में सिर्फ इन्होंने वाइपर फ्लूइड चेंज किया है और थोड़ा सा टॉर्क, सस्पेंशन का टॉर्क एडजस्ट किया है, क्योंकि इंजन ऑयल जैसा वगैरह कुछ होता नहीं है तो उसकी कोई टेंशन है नहीं। और मेरी जब XUV500 की मेरी फर्स्ट 2 सर्विसेज जो कि ऑफिशियली फ्री होती हैं, फिर भी अराउंड उसमें 3 से 3,500 या 4 से 4,500 रुपये लगते हैं। इसकी अभी 2000 किलोमीटर की सर्विस हो चुकी है, 10,000 किलोमीटर की सर्विस हो चुकी है। दोनों बिल्कुल फ्री रही हैं, बिल्कुल ज़ीरो रही हैं। अभी मैं 20,000 किलोमीटर ड्राइव कर चुका हूँ। और तो आपने चला लिया 6 महीने 20,000 किलोमीटर? 20,000 किलोमीटर, यस। तो 20,000 किलोमीटर में कितना सर्विसिंग हुआ? 2, अभी तीसरी होनी बाकी है। तीसरी सर्विसिंग 2000 और 10,000। कितना खर्चा हुआ टोटल? जीरो, सर्विसिंग पे जीरो। लेबर कॉस्ट दिया हो ना? बिल्कुल नहीं, जीरो, पैसा, बिल्कुल जीरो, फ्री। मतलब जो मिनिमम बेस रहता है हम देते हैं 2000, वो भी नहीं। मैं वही बोल रहा हूँ कि XUV500 में हमने दिया था वो, लेकिन इस केस में हमने बिल्कुल एब्सोल्युटली फ्री, मेरे पास जीरो कॉस्ट इनवॉइस आई है दोनों की, और बिल्कुल फ्री रहा है। तो इसमें क्या क्या चेक होता है? इसमें मेनली देखो, आपका वो सस्पेंशन चेक करते हैं, आपकी वायरिंग का चेक करते हैं, बैटरी की हेल्थ चेक करते हैं। बैटरी की हेल्थ महिंद्रा अभी पब्लिकली रिवील नहीं कर रहा है, जो कि उनको करना चाहिए ऑनेस्टली, मतलब थोड़ी सी शेडी प्रैक्टिसेस में मानूंगा मैं। बैटरी पे कितना वारंटी है? बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी है। बैटरी की हेल्थ पे वारंटी है। बैटरी की हेल्थ आपकी 86% से डिग्रेड होती है, जो कि बैटरी का हेल्थ एक ग्लोबल पैरामीटर है, तो वो महिंद्रा अपने हिसाब से नहीं चला सकता। तो अगर वो 86% से डिग्रेड होती है
5 साल में भी, 5 साल में तब भी आपकी बैटरी 100% रिप्लेस होगी। रिप्लेस कर देंगे फ्री ऑफ यस, अभी तक तो यही बोल रहे हैं। जितने भी इश्यूज फेस कर रहे हैं ऑनर्स, महिंद्रा बिल्कुल वॉर फुटिंग पे उसको फिक्स कर रही है। तो उसमें मैं रियली मतलब महिंद्रा को बहुत अप्रिशिएट करूंगा। महिंद्रा इज डूइंग अ गुड जॉब इन दैट रिगार्ड, और दे आर लिसनिंग टू द कंप्लेंट्स, और उस पर काफ़ी काम भी हो रहा है। तो भाई ये तो हो गई अपने टोटल रिव्यू। थैंक यू फॉर गिविंग अस ऑल द डिटेल इन्फॉर्मेशन। अगर किसी के पास 30-32 लाख है और वो देख रहा है गाड़ी लेने का, तो आप कैसे उसको रेकमेंड करेंगे ये ईवी ले या फिर कुछ अलग डीजल इंजन पेट्रोल इंजन वो गाड़ी ले? तो आप अपना कैसे बताएंगे कि नहीं ये गाड़ी अच्छा है? तो 30-32 लाख में मेरा मानना है कि अगर आप सब सेक्शंस हटा दें तो XUV 700 को मैं डेफिनेटली मतलब मुझे बहुत पसंद है वो गाड़ी। लेकिन अगर आपकी यूसेज बहुत ज़्यादा है, आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट मेरा मानना है आपके पास खुद की पार्किंग है। खुद की पार्किंग है तभी आप घर पे चार्जर लगवा पाओगे। अगर आपके पास डेडिकेटेड पार्किंग नहीं है तो बाहर चार्ज करना, अनलेस आपके पास एक डेडिकेटेड चार्जिंग स्पेस है आपके घर के 1-1.5 किलोमीटर के अराउंड, ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल नहीं होती है। क्योंकि वन ऑफ द थिंग्स आपको आपकी लाइफ में डेफिनेटली चाहिए कि आप घर पे आके जब रिलैक्स कर रहे हो, गाड़ी आपके नीचे चार्ज होनी चाहिए। तो उससे डेफिनेटली बहुत फ़ायदा है। लेकिन आपका अगर ये भी है कि हाँ भाई मुझे 1000 1500 किलोमीटर 2000 किलोमीटर ट्रैवल करना होता है, आप फिर भी इंडिया में आज की डेट में ईवी ले सकते हो। हमारा इंफ्रा रेडी है, लोग देखना नहीं चाहते। मैं 9000 किलोमीटर 8000 किलोमीटर 6000 किलोमीटर के रोड ट्रिप्स कर चुका हूँ। एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि इतने ज़्यादा चार्जिंग ऑपरेटर्स हैं ना, उनको कंबाइन करना बहुत मुश्किल है। तो उसमें मैं बताऊंगा, लोगों को नहीं पता है, महिंद्रा खुद भी मार्केट नहीं करता है। महिंद्रा के Me4U ऐप में 30 चार्जिंग ऑपरेटर्स इनबिल्ट हैं। ओके, तो आपको स्टैटिक, प्लग शेयर, चार्ज जोन, इन अलग अलग ऐप्स को डाउनलोड ना करके इनके खुद के ऐप से ऑपरेट करना। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि अभी मोस्ट लाइकली दिसंबर में मैं रामेश्वरम और कन्याकुमारी जाऊंगा इसी गाड़ी को लेके। और उसमें मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, देखो रास्ते में फंसता हूँ तो आप सबको पता लगेगा, लेकिन मेरी खुद की बीवी, खुद का बच्चा है तो मैं भी नहीं चाहूँगा कि मैं फंसूँ। चैनल नेम ऑटोवाहन। ऑटोवाहन, ओके। ये बीच में कुछ टच नहीं है ना? नहीं। ओ भाई साहब क्या खींच दिस रही इज है। द हाँ? डिफॉल्ट मोड। एवरीडे इससे एक लेवल ऊपर है, 10 days रेस। आप बताओ कि ये सोल वाली बात पे आप क्या बोलोगे अब? तो अभी L1 इज सिमिलर, काइंड ऑफ सिमिलर टू आइस। हाँ। अगर मैं L0 कर दूंगा ना, हाँ। तो आप एक्सीलरेटर से पैर हटाओगे, गाड़ी उसी स्पीड पे चलती रहती है। बॉडी रोल कुछ रहता है क्या? यार देखो, मैंने 150-160 तक पे टर्न्स लिए हुए हैं। इसका अगर मैं ऑनेस्टली बताऊंगा, एक लौता कंसर्न है रग्ड टेरेन्स। दीस टायर्स आर नॉट मेड फॉर। टायर्स का इसका कितना कॉस्ट आता है, ये जो अभी जो लगा हुआ है? ये अराउंड सेट ऑफ 4 इज अराउंड 55-60। दिस इज फील्ड ऑफ व्यू, ओके। कि आपके आसपास कितना क्लियर है। सो 2 bars मींस कि इट्स नॉट मच क्लियर। व्हाई? क्योंकि आपके आसपास अभी Correct. हम लोग बहुत कंस्ट्रक्टेड स्पेस पे चला रहे हैं। अगर आप 3 लेन रोड में मिडल में चलाओगे, वो चारों वाइट हो जाएंगे। आपके लेफ्ट से ट्रैफिक आएगा तो वो अपने आप फेड होना शुरू हो जाएगा। सो इस मेनली FOV के लिए है, फील्ड ऑफ व्यू आपका कितना क्लियर है। एंड रात को इट इज़ वेरी हेल्पफुल। करेक्ट। मेरी आदतें बिगाड़ती है, इसलिए ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग है ना, मैं पार्किंग में ब्रेक नहीं लगाता, गाड़ी अपने आप रुकती है। अच्छा भाई, बहुत प्यार से चल रही है गाड़ी, मतलब कुछ एफर्ट ही नहीं लग रहा है मुझे। ऐसा लग रहा है कि भाई बस खींचो और कुछ नहीं। I'll just switch to everyday for once. एक बार आप you feel it, then आप पुश करना, एक बार just feel करना। ओहो, ब्रेक कराएं। 100 तो ऐसे ही भाग रही है। अगर ऐसे चलाएंगे तो कितना रेंज देगा फुल चार्ज में? ऐसे चलाओगे मतलब अगर आप सिटी में भी ऐसे चलाओगे ना, हाँ। तो आपका 400 आराम से क्रॉस होगा। हाईवे में आप ऐसे चलाओगे तो 320-350 मतलब 360 तक जाएगी आराम से। लेकिन अगर आप हाईवे पे 150 प्लस जाओगे तो 320 से कम हो जाएगी। अपहिल और डाउनहिल में रेंज डिफर्स वेरी मच। 1 करोड़ वाली स्पोर्ट्स कार की फील अगर दे रही है ये गाड़ी। मैंने एक्सप्रेसवे 56 मिनट्स और 57 मिनट्स में भी क्रॉस किया पूरा पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे। तो आपको पता है कैमरा कहाँ पे है? हाँ, मेरे को बाय हार्ट याद है। तो गाड़ी का बहुत अच्छा है। अगर आप उसको डिसेबल करोगे तो गाड़ी अभी ही बर्न आउट करना शुरू कर देगी। ऑब्वियसली वो नहीं कर टेस्ट करेंगे। टायर बर्न आउट तो हो जाए, पता चला इतना टॉर्क है ना, इतना पावर है। तो बस आपको ESP ऑफ करना है एंड गाड़ी अभी बर्न आउट करना शुरू कर देगी। ओवरटेक करने में क्या ही मजा आता होगा हाईवे पे। और इसके बाद भी महिंद्रा ने ये बूस्ट बटन दिया है। अगर आप अच्छा, ये FOV में आ रहा होगा आई गेस। हाँ आ रहा है। तो ये उसलिए कि अगर आपको लग रहा है कि आप ओवरटेक करने में आपको पूरी पावर नहीं मिल रही है, तो आप बूस्ट बटन दबा के ओवरटेक खींचेंगे तो आपको अलग ही फीलिंग आएगी। लेकिन वो लिमिटेड जगह पे वो बूस्ट बटन नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि वो 100% पावर दे देता है मोटर। V6 वाली इंजन वाली आवाज आ रही है ये, और क्या चाहिए?
ये इसको लगा के भी गाड़ी का मज़ा भी ले सकते हो थोड़ा सा, अगर चाहिए कि नहीं बहुत ब्लैंड है, ईवी आवाज़ नहीं करती, सोल नहीं है, तो ऐसा निकाल सकते हो आवाज़। काफ़ी तगड़ी आवाज़ है। V6 पार्टी मोड। भाई देख लो सामने से पार्टी मोड। ORVM पे देखो, पूरा पार्टी एकदम से क्लब लेके जा रहे हैं भाई अपनी गाड़ी में, कहीं पे भी लगा लो और ये म्यूजिक लगा लो, हो गया अपना पार्टी भाई। कैंपिंग करते हुए कई बार ये यूज़ किया। अच्छा, थैंक यू भाई। So nice to meet you. Good luck. We'll see you again and we'll probably plan a trip also together. Sure. All right. Okay, bye. Bye. ओके भाई लोग, तो आज के लिए इतना था, ठीक है। सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू वांट मोर कंटेंट्स लाइक दिस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।